वेलकम इन सीडीपी नेशन। आज हम जानेंगे बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक के बारे में। तो बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक दो होते हैं। एक है आनुवंशिकता या वंशानुक्रम, दूसरा है वातावरण। आइए जानते हैं आनुवंशिकता किसे कहते हैं। तो माता पिता या पूर्वजों से प्राप्त लक्षणों को माता पिता या पूर्वजों से प्राप्त लक्षणों को आनुवंशिकता या वंशानुक्रम कहते हैं। इसकी विशेषता क्या है? तो यह पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होते रहते हैं, यानी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते रहते हैं। ये कैसे कारक हैं? आनुवंशिकता एक जैविक कारक है। कैसा कारक है? आनुवंशिकता एक जैविक कारक है। इसके संबंध में वुडवर्थ ने क्या कहा? तो वुडवर्थ का कथन बहुत ही महत्वपूर्ण है। वुडवर्थ ने कहा कि व्यक्ति का विकास वंशानुक्रम तथा वातावरण का गुणनफल है। किसका? वंशानुक्रम तथा वातावरण का, यानी विकास बराबर वंशानुक्रम गुणे वातावरण। इंग्लिश में अगर कहें तो डेवलपमेंट इज इक्वल टू हेरिडिटी इंटू इन्वायरमेंट। शॉर्ट फॉर्म में D इज इक्वल टू H इंटू E, यानी सबकी बात एक ही मिला के अगर कहा जाए तो वुडवर्थ बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है इनका। वुडवर्थ का कथन है कि व्यक्ति का विकास वंशानुक्रम तथा वातावरण का गुणनफल होता है। यहीं पर अगली बात अगर कही जाए तो एक बार आपसे पूछा गया था कि मानव शरीर की शुरुआत किससे होती है। तो मानव शरीर की शुरुआत या प्रारंभ संयुक्त कोष से होती है। अब यहाँ से सवाल आपसे कई बार पूछा जाता है कि कौन कौन से कोष होते हैं और किससे कौन बनते हैं। कौन का मतलब बेटा या बेटी। तो यहाँ देखिए, पुरुष में क्या होता है? पुरुष में जो गुणसूत्र होते हैं वो होते हैं XY। पुरुष में गुणसूत्र कौन से होते हैं? XY। और महिला में कौन से गुणसूत्र होते हैं? महिला में XX होते हैं। जब पुरुष से X निकलता है, Y निकलता है और महिला से X, चूँकि महिला के पास सिर्फ X ही है तो महिला से हर हाल में X ही आएगा। तो महिला से X का आना और पुरुष से Y का आना, तो बनेगा क्या? XY। और XY क्या होगा? XY बेटा बनेगा। अगर महिला का X निकलता है, अभी हमने बताया महिला के पास सिर्फ X है तो X ही जाएगा, और पुरुष के X का योग होता है, यानी पुरुष का Y नहीं सिर्फ X मिलता है, तो क्या बनेगा? XX बनेगा। और XX क्या होगा? XX गर्ल्स बनेगी। आपको याद क्या करना है कि XX गर्ल्स का होता है और XY बॉयज़ का होता है। अगर दूसरे तरीके से समझ लीजिए, बहुत आसान है। महिला के पास होता है XX, यानी जो महिला का गुणसूत्र है 23वां जोड़ा गुणसूत्र, वो होता है XX। अगर यही महिला छोटी हो या इसकी उम्र बहुत छोटी हो तो होगी बेटी। तो यही महिला जब बेटी है तो यही XX यहाँ भी होगा, यानी माँ में भी XX होता है और बेटी में भी XX होता है। सेम वही प्रोसेस इधर है कि XY किसका है? पिता का है, और यही XY जो है बेटे का है। कैसे? जो पुरुष है या जो पिता है उसी की उम्र अगर छोटी कर दी जाए तो वही तो बेटा है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि XX गुणसूत्र माँ में होता है और बेटी में होता है, जबकि XY गुणसूत्र पिता और बेटे में होता है। मानव में 22 जोड़े गुणसूत्र समान होते हैं। 22 जोड़े गुणसूत्र समान होते हैं, चाहे महिला हो या पुरुष, दोनों में 22 जोड़े गुणसूत्र समान होते हैं। जो 23वां जोड़ा होता है वो लिंग का निर्धारण करता है, यानी वही ये तय करेगा कि पैदा होने वाली संतान बेटा होगा या बेटी होगी। इसीलिए इसे लिंग निर्धारक गुणसूत्र कहते हैं। ध्यान में रखिएगा, लिंग निर्धारक गुणसूत्र किसे कहते हैं? तो 23वें जोड़े गुणसूत्र को लिंग निर्धारक गुणसूत्र कहा जाता है। गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो गुणसूत्रों की कुल संख्या होती है 46। जोड़े कितने? 23 जोड़े होते हैं, जिसमें से जो ये 23वां जोड़ा है ये तय करता है लिंग का कि बेटी होगी या बेटा होगा, जिसमें से XX किसका है?
तो यक्ष फीमेल में पाया जाता है, और XY किस में पाया जाता है, तो XY मेल में पाया जाता है। अब देख लेते हैं इसके कुछ महत्वपूर्ण क्रम हैं। मानव में कुल गुणसूत्रों की संख्या कितना पूछा है, कुल गुणसूत्र कितने होते हैं, 46। जोड़े की अगर बात करें तो 23 जोड़े। मानव में समान गुणसूत्रों की संख्या 22 जोड़े, और असमान या लिंग निर्धारक गुणसूत्र की अगर बात करें तो वो है 23वां जोड़ा। 23वें जोड़े का मतलब 45 और 46 ये गुणसूत्र होते हैं जो लिंग का निर्धारण करते हैं, और यही होते हैं या तो XX होंगे या XY होंगे। आगे देखते हैं आनुवंशिक नियम। आनुवंशिक नियम क्या है? आनुवंशिक नियम में पहला नियम आता है समानता का नियम। समानता का नियम सोरेनसन व डार्विन ने दिया। इन्होंने कहा कि संतान में माता पिता के समान लक्षण का होना समानता के नियम को दर्शाता है। जैसे गोरे माँ बाप की गोरी संतान, जैसे ये दो गोरे माँ बाप हैं और इनकी गोरी संतान। दूसरी तरफ दूसरा नियम लैमार्क व डार्विन का है, जिन्होंने कहा कि असमानता का नियम इन्होंने बताया। असमानता के नियम में बताया कि संतान में माता पिता से भिन्न लक्षण का होना, जैसे गोरे माँ बाप की काली संतान, गोरे माँ बाप की काली संतान। तीसरा नियम बहुत ही महत्वपूर्ण नियम है, क्योंकि इसके नाम से नहीं पता चल पाता है कि ये क्या कहता है। तो तीसरा नियम है प्रतिगमन या प्रत्यावर्तन का नियम। प्रत्यावर्तन का नियम किसने दिया? तो प्रत्यावर्तन का नियम दिए हैं ग्रेगर जॉन मेंडल। इनका कहना है कि अर्जित लक्षणों या गुणों का अगली पीढ़ी में स्थानांतरण अनिवार्य नहीं है। जैसे अध्यापक की संतान का डॉक्टर, वकील, जज, वैज्ञानिक या चोर बनना। डॉक्टर, वकील, जज, वैज्ञानिक या चोर बनना, यानी ये जरूरी नहीं है कि अध्यापक का बेटा अध्यापक ही बनेगा, वो कुछ भी बन सकता है। एक विशेष बात और आपसे पूछा जाता है कि वंशानुगत या आनुवंशिक सिद्धांतों के जनक कौन है? तो ग्रेगर जॉन मेंडल को वंशानुगत सिद्धांतों का जनक कहा जाता है। इन्होंने सन 1866 में पाइसन सटाइवन नामक उद्यान मटर पर प्रयोग किया था। पाइसन सटाइवन नामक उद्यान मटर पर प्रयोग किया था। वंशानुक्रम के सिद्धांत। अब देख लेते हैं वंशानुक्रम के सिद्धांत क्या है, इसकी थियरीज क्या है। पहला सिद्धांत है जीव सांख्यिकी सिद्धांत। ये सिद्धांत फ्रांसिस गाल्टन ने दिया था। फ्रांसिस गाल्टन की एक बहुत ही सुप्रसिद्ध पुस्तक है जिसका नाम है हेरिडिटरी जीनियस। हेरिडिटरी जीनियस सुपरटेट 2019 में पूछे गए सवाल में से एक सवाल है। उसमें पूछा गया था कि हेरिडिटरी जीनियस किसकी पुस्तक है? तो हेरिडिटरी जीनियस फ्रांसिस गाल्टन की पुस्तक है जो 1869 में आई थी। सर्वप्रथम फ्रांसिस गाल्टन ने अपनी पुस्तक हेरिडिटरी जीनियस जो 1869 में आई थी में बच्चों में गुणसूत्रों के वितरण के बारे में बताया। यह वितरण निम्नवत है। इसमें बताया गया कि माता पिता द्वारा 1/2% आते हैं। दादा दादी नाना नानी का परसेंटेज 1/4, परदादा परदादी परनाना परनानी का 1/8 और अन्य लोगों का 1/16 होता है। जिसमें से सर्वाधिक पूछे जाने वाले सवाल में से है माता पिता का 1/2। उपरोक्त विवरण के आधार पर ही इन्हें सुजनन शास्त्र या सृजन शास्त्र का जनक कहते हैं। इन्हें मीन्स फ्रांसिस गाल्टन को ही सुजनन शास्त्र या सृजन शास्त्र का जनक कहते हैं। फ्रांसिस गाल्टन को ही वैयक्तिक विभिन्नता का भी पिता कहते हैं, क्योंकि जो फ्रांसिस गाल्टन की पुस्तक है हेरिडिटरी जीनियस, इसी में फ्रांसिस गाल्टन ने वैयक्तिक विभिन्नता को भी स्पष्ट रूप से बताया है। अगला सिद्धांत है उपार्जित गुणों के संक्रमण या वितरण का सिद्धांत। ये सिद्धांत लैमार्क का दिया हुआ है। इन्होंने कहा कि वातावरण के प्रभाव से अर्जित गुण अगली पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं। वातावरण के प्रभाव से अर्जित गुण अगली पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं, जैसे जिराफ प्रजाति की गर्दन का लंबा होना। इनका मत था कि जिराफ की गर्दन पहले छोटी थी, जैसे जैसे आवश्यकता बनती गई वैसे वैसे इनकी गर्दन पे खिंचाव बनता गया और अगली पीढ़ी लंबी गर्दन वाली होती गई। देखते ही देखते जिराफ
लंबी गर्दन वाले पैदा होने लगे। तीसरा जो सिद्धांत है वो है उपार्जित गुणों के असंक्रमण या अवितरण का सिद्धांत। ये सिद्धांत बीजमैन एवं ल्यूवेनहॉक ने दिया था। इनका कहना है कि वातावरण के प्रभाव से अर्जित गुणों का स्थानांतरण आवश्यक नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता कि वो अगली पीढ़ी में स्थानांतरित हो। जैसे बीजमैन ने एक प्रयोग किया था और उसके बाद बताया कि जैसे चूहे की पूंछ काटने पर भी अगली संतान का पूंछ युक्त होना। अब बीजमैन ने प्रयोग क्या किया था वो देख लेते हैं। तो बीजमैन ने चूहा पकड़ा और अपने जो चूहे थे उन पर प्रयोग करना शुरू किया। तो बीजमैन बार बार चूहों की पूंछ काट देता था। चूहों की पूंछ काटने के बाद वो चूहे जब भी अगली संतान को जन्म देते थे तो अगली संतान पूंछ वाली ही होती थी। इसके आधार पर बीजमैन ने कहा कि अगर उपार्जित गुण अगली पीढ़ी में स्थानांतरित होते तो अगली पीढ़ी में पैदा हुए चूहे बिना पूंछ वाले होने चाहिए थे, जबकि ऐसा हो नहीं रहा था। इस आधार पर बीजमैन ने कहा कि उपार्जित गुणों का अगली पीढ़ी में स्थानांतरण हो ये आवश्यक नहीं है। अगला सिद्धांत कहता है बीजकोष की निरंतरता का सिद्धांत। ये बीजमैन का दिया हुआ सिद्धांत है। बीजमैन ने कहा कि बीजकोष एक ऐसी जीवाणु संरचना है जिसका प्रभाव पीढ़ी दर पीढ़ी लगातार चलता रहता है, यानी ये रुकने वाला नहीं है। पांचवा सिद्धांत है भाषा विकास का सिद्धांत। भाषा विकास का सिद्धांत अत्यंत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है। यहाँ से सीटेट में सवाल हर बार पूछता है, टेट में भी पूछा है, 2018 में पूछा था कि नोम चॉम्स्की का संबंध निम्नलिखित में से किस तथ्य से है। तो देखते हैं, बालक में भाषा विकास की क्षमता जन्मजात होती है। यानी नोम चॉम्स्की कहते हैं कि बालक में भाषा विकास की क्षमता जन्मजात होती है। बालकों में भाषा का विकास आनुवंशिकता तथा वातावरण के प्रभाव से होता है। किसके? आनुवंशिकता तथा वातावरण के प्रभाव से होता है। बालक की प्रथम भाषा क्रंदन या रोना है। प्रथम भाषा क्या है? क्रंदन या रोना है। तत्पश्चात वह सांकेतिक, फिर मौखिक और फिर लिखित भाषा का भी ज्ञान अर्जित कर लेता है। बालक जैसे वातावरण में होता है उसी की भांति उसका भाषाई विकास भी होता है। बालक का जैसा वातावरण वैसा भाषाई विकास, यानी अगर भोजपुरी वातावरण में होगा तो भोजपुरी सीखेगा, अंग्रेजी में होगा तो अंग्रेजी सीखेगा। अगले तथ्य में जो नोम चॉम्स्की के सिद्धांत से सर्वाधिक पूछा जाता है सवाल, वो पूछा जाता है लेड। पूछा जाता है कि लेड क्या है। तो देखते हैं लेड क्या है। बालक भाषा अर्जन के लिए जिस मानसिक योग्यता का प्रयोग करता है, तो लेड क्या है? मानसिक योग्यता। जिस मानसिक योग्यता का प्रयोग करता है उसे भाषा अधिग्रहण यंत्र, ये उसकी हिंदी है, उसे भाषा अधिग्रहण यंत्र या लेड का फुल फॉर्म है लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस कहते हैं। क्या कहते हैं? लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस कहते हैं। ये है क्या? एक मानसिक योग्यता है। कैसी मानसिक योग्यता? भाषा अर्जन की मानसिक योग्यता है। तो लेड भाषा अर्जन की एक मानसिक योग्यता है। अब देखते हैं वातावरण किसे कहते हैं। बालक के विकास को प्रभावित करने वाली चतुर्दिक परिस्थितियों को वातावरण कहते हैं। बालक के विकास को प्रभावित करने वाली चतुर्दिक परिस्थितियों को वातावरण कहते हैं। इसमें अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक है कि यह एक सामाजिक संरचना या कारक है। कैसा है? सामाजिक। अभी हमने आनुवंशिकता पढ़ा, तो आनुवंशिकता कैसी थी? आनुवंशिकता जैविक थी, जबकि वातावरण सामाजिक है। वुडवर्थ का कथन क्या है? वुडवर्थ ने इस संबंध में कहा है कि वातावरण में वे सभी बाहरी तत्व आते हैं जिन्होंने व्यक्ति को जीवन आरंभ करने के समय से प्रभावित किया। यानी जब से व्यक्ति का जीवन प्रारंभ हुआ है तब से वो प्रभावित करना शुरू कर देते हैं। जबकि एलास्टसी का कहना है कि वातावरण वह हर वस्तु है, कितनी? एक दो नहीं, सभी। वह हर वस्तु है जो व्यक्ति के जीन्स के अतिरिक्त, ध्यान में रखिएगा, एलास्टसी का कहना है कि जो जीन्स के अतिरिक्त प्रत्येक वस्तु को प्रभावित करती है वो पर्यावरण या वातावरण है। अब देख लेते हैं वातावरण होते कितने प्रकार के हैं।
तो वातावरण दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा? पहला वातावरण है आंतरिक वातावरण और दूसरा बाह्य वातावरण। आंतरिक वातावरण में क्या आता है? आंतरिक वातावरण में मतलब बच्चे के जन्म लेने से पहले का वातावरण। तो जन्म लेने से पहले का वातावरण गर्भावस्था का वातावरण है। अब गर्भावस्था में कैसा वातावरण? अगर गर्भ में किसी प्रकार का विकार है या माँ बीमार है तब क्या होगा? तो माँ के बीमार होने पर बच्चे का शारीरिक या मानसिक विकास अच्छे से नहीं होता है। जबकि बाह्य वातावरण में क्या आता है? बाह्य वातावरण में दो टॉपिक आते हैं, एक आती है भौतिक और एक है सामाजिक। भौतिक में क्या है? भौतिक में जितनी भी प्रकृति प्रदत्त वस्तुएं हैं जैसे पेड़ पौधे, नदी, झरने, तालाब, ये सब भौतिक वातावरण है। जबकि सामाजिक वातावरण क्या है? जो प्रकृति द्वारा या ईश्वर द्वारा बनाए हुए नहीं है, जिसे हम या मानव बनाए हैं, जैसे रीति रिवाज, रहन सहन, प्रथाएं, ये प्रकृति प्रदत्त हैं। तो हमने क्या देखा? वातावरण दो प्रकार का होता है। कौन सा? एक होता है आंतरिक वातावरण और एक होता है बाह्य वातावरण। अब बाह्य वातावरण में दो होते हैं, एक भौतिक और एक सामाजिक वातावरण। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करिए। अगली वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए कमेंट जरूर कीजिए। थैंक यू।